अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, वो अपनी जिंदगी सारी इस मुल्क की आजादी में और इस मुल्क के हर कोने में तालीम पहुंचाने में अपनी जिंदगी लगा दी। दूरअंदेशी के माहिर मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनका आज दिन मनाया गया, और जनाब इस्माइल उर्फ अंसारी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें कई लोग शिरकत किए। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मतलब और मकसद यही था कि आज जो मुल्क के हालत बनते जा रहे हैं, जहाँ नफरत फैलाई जा रही है, जहाँ मजहब के नाम पर गंदा खेल खेला जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके ऐसे हालात का सामना करने की जरूरत है और जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको नाकाम करने की जरूरत है। क्योंकि ये मुल्क, ये शहर, ये स्टेट भाईचारे का, मोहब्बत खुलूस का है, लेकिन कुछ लोग अपनी गंदी सियासत के जरिए इसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके जिस तरह से मुल्क को आजाद कर रहे थे, इसी तरह से अब वक्त आ गया है ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़े और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा को कायम रखें, ताकि ऐसे लोग अपनी साजिश में, अपने मंसूबे में कामयाब ना हो। इस मौके पर जनाब एसके अफजल साहब, सनाउल्लाह साहब, इफ्तिखार साहब, आसिया नाहिदा साहिबा के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। बात ऐसा मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। मोहम्मद इकबाल के साथ में शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। साबिका वज़ीर की हकियाती क़ायद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नंबरदार डॉक्टर तलत उन्नीसा बेगम साहबा, जो प्रिंसिपल आर्ट्स कॉलेज है, आपको जनाब जो है तेलंगाना उर्दू फोरम और तेलंगाना उर्दू फोरम मजहर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड दिया जाता है। हम दिल की गहराइयों से मैडम को मुबारकबाद देते हैं और मैडम के मशले राह बनाते हुए इंशाअल्लाह ताला तेलुगु, उर्दू, अरबी, हिंदी, फारसी तमाम असातिज़ा को जनाब सनाउल्लाह साहब का इंतखाब करते हुए हम तनवीर साहब, जनाब तनवीर साहब, भाई जरा सेल्फी बाद में ले लो भाई। तलत सुल्ताना साहबा, डॉक्टर सैयदा तलत सुल्ताना साहबा, रेस्पेक्टेबल प्रिंसिपल आर्ट्स कॉलेज में मत लगाइए आप लोगों के सामने, बाद में हम डालते आपको होना है। मैडम जरा सामने देखिए, सब इधर देखिए मैडम प्लीज। हमारे इफ्तिखार साहब की भी सरपरस्ती है इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह ताला आमिर अली खान साहब से और टाइम लेके आपकी जो प्रॉब्लम है तकीनी अम्मा आपकी बोलना चाहती है कोई इंशाअल्लाह ताला एक मैसेज रख के सबको बुला के एक बार आपका खिताब। शाहनाज भाई, शाहनाज भाई, पिक्चर टीवी साहब, चलो भाई चलो। तलत उन्नीसा साहबा हमारे आज की मेहमान खुशी हैं और जो आर्ट कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, बहुत ही जेल और खतर होते हुए फायद हैं। तो इससे पहले कि हमारे साबिका वजीर, एक डायनेमिक लीडर, सेकुलर, हरकियाती, मैन ऑफ कैरेक्टर, मैन ऑफ डिसिप्लिन, मैन ऑफ गॉड ऑफ हिज हार्ट, जनाब रंजन नायक को मुखातिब करें। मैं जनाब सनाउल्लाह साहब को, तनवीर साहब को और हमारे इफ्तिखार साहब को, एजाज जमा साहब को, शाहिद सिद्दीक साहब को, अफजलुद्दीन साहब को और हमारे जनाब जो मुमताज़ एजुकेशन सोसाइटी के सदर साहब को, अरशद नाइक को और हाजरा साहबा से ख्वाहिश करूँगा कि वो ज़रा नीचे आए। सबके बीच में ये अवार्ड रविंद्र नायक साहब के हाथों से मैडम को दिया जाएगा। मैं इफ्तिखार साहब से ख्वाहिश करूँगा कि इससे पहले आप गुलदस्ते जो है आप लोगों के हवाले करें, तो नवाजिश करम फरमाई, मेहरबानी। अंसारी साहब मेरे साथी और 50 साल से साथ में मिलकर सही यानी कई मसलों पर हम कोशिश करते हुए आज यहाँ इस मौके पर यहाँ आए। सभी भाई और बहन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे प्रेस मीडिया मित्रों को भी।
आज खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं जब निजाम स्टेट था उस वक़्त लक्की शाह बंजारा, मक्खन शाह लवाना, दोनों साड़ू भाई, जब वो काबुल से लेके कश्मीर तक अपनी कारवां चलाते थे 50,000 बैलगाड़ियों पे, और जहां जहां जो चीज जरूरत थी वहां वो चीजों को सप्लाई करते थे। ये इतिहास बंजारों का जो यहाँ पर लंबाड़ा बोलते हैं। तो ये इतिहास जो है उस वक़्त हैदराबाद स्टेट के समय पे उनको जब वहाँ यहाँ पड़ाव डाले, वो ये पहाड़ जो है वो पड़ाव डालने के बाद उसका नाम बंजारा हिल पड़ा। आज बंजारा दरवाजा भी गोलकोंडा किला के पास आज मौजूद है, वहाँ लिखा हुआ है कि बंजारा दरवाजा, जहाँ से उस वक़्त का निजाम लक्की शाह बंजारा को और मक्खन शाह लवाना, सेवालाल को, तीनों को उन्होंने रिसीव किया। वो जगह आज मौजूद है, आप कभी भी देख सकते हैं। तो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो संबंध क्या है, हमारा रिलेशन क्या है, वो मैं बताना चाहता हूँ। उसी तरह हमारा अफजल भाई जो है, मुझे पॉलिटिक्स में, मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, अभी मैडम आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल जी, आप जिस कॉलेज के प्रिंसिपल है उस कॉलेज में मैं सबसे पहले 1968 में मैं वहाँ पीयूसी करने के लिए आया निजाम कॉलेज में, और वहाँ मेरे गांव के ही प्रोफेसर थे, आप जानते भी होंगे या सुने होंगे, प्रोफेसर डॉक्टर यान भाई रेड्डी, जिन्होंने जो है साइकोलॉजी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। जब मैं उनके पास घुसा कि भाई मुझे मेडिसिन में सीट लेना है, मैं अभी पीयूसी बायोलॉजी कर रहा हूँ, BPC कर रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि भाई नायक तुम क्या पढ़ते हो, तुम तो मंत्री बनने वाले हैं, ये बताया 68 में। क्या बात है सब। और 78 में सभी मैं मंत्री बन गया। देखिए वो जगह से हाँ, मैं राजशेखर रेड्डी, चंद्रबाबू और पी जनार्दन रेड्डी, हम चारों मंत्री बने। तो वो बात में मुझे आपको देखने के बाद याद हुई। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम नहीं है। और एक मैडम जो है बोल रही थी कि भाई एक पैर टांग खींचते हैं, ये सही बात है, क्योंकि मैं अपने समाज कलाम आजाद, यानी नाम में ही आजादी है, जिन्होंने आजादी के लिए कहां से मक्का परिसर में पैदा हुए, वो मक्का से यहाँ आए थे, वो मक्का से पैगाम था हिंदुस्तान के लिए, वो पैगाम लेके आए, वो पैगाम था आजाद जी। क्योंकि वो तो गरीब मतलब गरीब नहीं कहना चाहिए, वो तो धनवानी है, पूरा देश उनका है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ शेरवानी, और वो भी आखिरी समय में 6-7 या 6 शेरवानी फटी हुए शेरवानी थी, और 3,000 रुपया उनका बैंक बैलेंस था। तो वैसा शख्स जो है हमारे लिए ब्रिटिशर से नेगोशिएशन किया, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने नेगोशिएशन किया। तो ऐसा महान व्यक्ति का आज डे पर हमें आने का, अफजल भाई, अंसारी भाई और जो ऑर्गेनाइजर से यहाँ है, तो आपने जो अरेंज किए, मुझे आने का मौका मिला। तो आज इस वक्त मैं कुछ चीज़ें रेवंत रेड्डी जी से बात करने के लिए बताया गया, डेफिनेटली मैं वो चीज़ों को अगर पेपर में हो तो ज़रूर हम उसके लिए बात करें, क्योंकि आज जो कास्ट सेंसस रहा, इसको नोट कीजिएगा, जो कास्ट सेंसस है, इससे इतना फायदा हो रहा है, जिसका जितना संख्या है उतना उसका हक, सही बात, जिसकी जितनी साझेदारी संख्या है उसका उतना हक। तो हमारा जितना भी संख्या है हमें हक मिलने वाला है, हर कौम को, हर रिलीजन वालों को, हर अपने ट्राइब को हक मिलने वाला है। तो इसके लिए भी हमको काम करना है। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी ऐसी जमात है जो अबुल कलाम आजाद जी, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, इन्होंने कितना मेहनत करके खड़ा किया, फिर उसके बाद संविधान बना। तो आज संविधान के जो है धज्जियां उड़ते जा रही है। आज संविधान को क्या, एक नेशन एक राशन, एक नेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बोले, कहाँ है एक? राहुल गांधी जी ने इस बीच में बोला उन्होंने कि भाई वर्ल्ड में, दुनिया में यहाँ अशांति, अनरेस्ट जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। अनरेस्ट, असमानतलु भगाया, తెలుగులో ఏమంటారంటే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మీరంతా మనమంతా కలిసి కర్రు కాల్చి వాత పెట్టాం,
उसको, इसको केसीआर को कर्रू गाल्ची वाता ఎప్పుడు असेंबली इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में वो जो और बोलते हैं ना सब्बल गरम करके उसको दाग दिए हैं, यानी 0 पार्लियामेंट में। अब जो है वो तड़प रहा है। हम सब मिलके, मैं सबसे पहला आदमी हूं, मेरा मैं नहीं बोलना चाहिए, ये तेलंगाना के लिए सबसे पहले रिजाइन मैं किया, मेरा सिग्नेचर था। ये केसीआर जो है पी के पड़ा रहता था, पहला आदमी मैं जो साइन किया कि भाई ये सरकार डिले कर रही है, क्यों नहीं दे रहे और क्यों चाहिए तेलंगाना, इसके बारे में मैं तकरीबन आधा डजन टाइम मैं जो पार्लियामेंट में बोला। मेरा ये तो मेरा रिकॉर्ड में मैं बोल रहा हूँ कि ये केसीआर जो है एक मिनट भी कभी भी बात नहीं किया। दुष्ट आदमी, सॉरी आप बुरा नहीं मानना, इनका दिल में क्या था, एक हिडन एजेंडा रखा था केसीआर ने। हिडन एजेंडा क्या था, तेलंगाना के नाम से डराओ और आंध्र प्रदेश पूरा तेलंगाना आंध्रा का चीफ मिनिस्टर बनने का उसका ख्वाहिश था। इसलिए जिस दिन बिल आया पार्लियामेंट में सेपरेट करने का, वो बिल के दिन जो भाग गया ना, वहां नहीं था, जाके पी के वो कहीं पड़ा रहा और बिल के लिए भी वो नहीं आया। वो तो सोनिया गांधी थी जो हमारे ये सब चीजें देखकर हमारे नौजवान लोग जिनकी डेथ हो रही थी वो देख के उन्होंने दिया, अदरवाइज हमें तेलंगाना मिलने वाला नहीं था। तो मिलने के बाद जो है 10 साल उसके मूर्ख के हाथ में दिए, तो क्या करा उन्होंने, कुछ नहीं था उनके पास, मेरे पैसा तो लाया और वो लोन लिया है, एक कॉर्पोरेशन बना के लोन दिया उन्होंने। ऐसा जो है 23 लाख करोड़ हमारा तेलंगाना का बजट है 10 साल में, जिसमें मैं एक ही चीज बोल रहा था, मैं कबायलों का ही नहीं, मैं पूरा दुनिया का, अपने पूरे समाजों का, पूरे लोगों के लिए मैं लड़ता हूँ। लेकिन अब मुझे ट्राइबल तक है नहीं, ये हमारे अफजल भाई जानते हैं। तो इसलिए कि आज भी हमें लड़ना भी है। आज जो कास्ट सेंसस जो राहुल गांधी ने लिया, और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कास्ट सेंसस के ऊपर बीजेपी जो है तिल मिला रही है, आज गड़बड़ हो रही है कि उनका मौका अभी चूक जाएगा। अब जो है कास्ट सेंसस के वजह से कांग्रेस स्ट्रांग हो रही है, हम सब स्ट्रांग कर रहे हैं और आगे चलेंगे। और इंशाल्लाह अबुल कलाम आजाद जी जो रास्ता बताए हैं, जो सिंपल जिंदगी यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ऐसे शख्स थे, तो उनके जो है ये दिन आज हमें परफॉर्म करने का जो मौका मिला। प्रियंका गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बारे में तो आज इंदिरा जी जो देश के लिए सैक्रिफाइस किया। मैं मोहम्मद इस्माइल अंसारी अलमारूफ उर्दू अंसारी, सीनियर कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट लीडर और सदर नशीन तेलंगाना उर्दू फोरम मजहर एजुकेशन सोसाइटी, तेलंगाना उर्दू फोरम मजहर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से ये महसूस किया गया कि गैर अक़लियतें अपनी नई नस्ल को हर तरह की तालीम से, हुनर से और मुख्तलिफ जनाब हथकंडों से उनको जनाब जो जहन साजी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हमारी फोरम की जानिब से, हमारी सोसाइटी की जानिब से नई नस्ल को कम से कम ये बताएं कि माजी में हमारे मुस्लिम कौमी रहनुमाओं ने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, इनकी फिजाओं के लिए, इनकी नज़ारों के लिए, इनके समुद्रों के लिए, उसमें उठती हुई मौजों के लिए, यहाँ की दरियाओं के लिए, यहाँ के बहारों के लिए, यहाँ के बागों के लिए, इसकी अजमत के लिए, इसके वक़ार के लिए, इसकी आबरू को बचाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं जंग आज़ादी के अंदर, वो नई नस्ल को बताना हमने ज़रूरी समझा, क्योंकि नई नस्ल को ये नहीं मालूम है कि इमाम अली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बुलंद मर्तबा क्या था, आपका वक़ार क्या था, आपकी बुलंदी क्या थी। आपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक के अलावा दीगर लोगों के साथ मिलकर कुर्बानियां दी और इस देश को आज़ादी से हमकिनार किया। जो लोग इस कदर कुर्बानियां दिए हैं कि किसी मुजाहिद आज़ादी को ये इत्तला मिली कि तेरा बच्चा बीमार है, वो जनाब के दीवार फान के आया, बच्चे को देखा, प्यार करा, फिर चलेगा। वाकई मैं बताऊंगा कि वैसा एक पार्टी में था, अक़लियतों ने तय कर लिया था कि इसका खात्मा होना चाहिए। एक मुजाहिद ने आया और उसको करीब से फायर कर दिया, मैं वैसा ढेर हो गया। जब ये भागने लगा तो अंग्रेजों ने
वायर फेंसिंग कर दी थी, वो भागते हुए उसका पैंट वो वायर फेंसिंग में फंस गया तो भाला मार के उस मुजाहिद को उठाया गया। अरे कुर्बानियों के बाद, ये सैक्रिफाइस के बाद, ये तमाम चीजों के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज हम जनाब ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रेवंत रेड्डी जी और हमारे जितने बड़े बड़े कायदीन हैं, इनकी जनाब जो सरपरस्ती के अंदर आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। नई नस्ल से हम यही गुजारिश करेंगे, यही इल्तिजा करेंगे, यही समाजत करेंगे कि हिंदुस्तान में, तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम फिजा को बनाए रखो। एक जनाब जो इसकी खूबसूरती को, इसकी नजाकत को, इसके हुस्न को, इसकी जाजिबियत पे कोई हुक्म आने मत दो। ये सरजमीन जो है औलिया अल्लाह की है, ऋषियों की है, साधुओं की है। यहाँ पे यहाँ की कौमियत जती सारे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है। तो नई नस्ल को चाहिए कि वो आगे बढ़े, कौमियत जती के लिए काम करें, तालीम हासिल करें। और वेंकैया नायडू साहब ने कहा था कि 10th क्लास तक अपने बच्चों को मदर टंग में आप लोग तालीम दिलाओ। तो आज हमारे पास तालीम का फुकदान है। तालीम ही वो जेवर है जिससे इंसान मोतबर होता है, उसका मुस्तकबिल रक्षा होता है, उसका मुस्तकबिल रोशन होता है, उसका मुस्तकबिल जनाब जो सच आबाद होता है। तो आज हमारी नस्ल को तो जन तालीम की जरूरत है। तालीम वक्त का सबसे अहम पैगाम है। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा संदेश है, यही हमारी आरज़ू है, यही हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी तमन्ना है। मैं जनाब एसके अफजलुद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि एक दो लफ्ज आप भी इस मौके के ऊपर अपने ख्यालात का इज़हार पूछ रहे थे कि साहब इसके क्या मानिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप और आपके बच्चों को इस कदर पढ़ाइए, इस कदर म्यार दीजिए, इस कदर बुलंदी दीजिए, उड़ान दीजिए, उनको एक आबरू दीजिए, एक हौसला दीजिए, एक ताकत दीजिए, एक अजमत दीजिए, एक खराब दीजिए कि वो जिस तालीम के अंदर हाथ डाले, जिस मैदान में खत्म रखे, उसमें अल्लाह उनको महारत दे। और लोग उनसे पूछे कि इसके माने क्या है। ये हिंदुस्तान की तारीख है। मौलाना अबुल कलाम आजाद इतने बड़े लीडर थे, इतनी उनकी अच्छी जिंदगी है, तो फतेह कुरान थे, लेकिन तकदीर अल्लाह की तरफ से लिखी जाती है। करीब 13 साल आपने जेलों की सोबतें बर्दाश्त की। मौलाना जी जेल में थे, वायसराय आया, आके बोला मौलाना साहब आपकी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, क्योंकि वो बहुत ही मौत और जिस की मंजिलों से गुजर रही है। तो शौहर जेल में है, वायसराय का बोलना, बीवी का तड़पना। तो अगर वायसराय ने कहा कि मौलाना जी आपकी ईमानदारी की, आपकी बहादुरी की, आपकी शुरा बयानी की, आपकी काबिलियत की, आपके अखबारात की, आपकी तालीम की, आपकी दूरंदेशी की, आपके जहन की, आपके इनकलाब की हम दिल से कदर करते हैं, लेकिन हम भी किसी के हुक्म के मोहताज हैं। अगर आप हुक्म दें तो एक पैरल के लिए आप लेटर लिखते हैं, तो ये बरतानिया की हुकूमत आपको छोड़ने के लिए तैयार है, ताकि आप अपनी बीवी जो मौत और जीत की मंजिलों से गुजर रही है उनका दीदार कर सके। तो मौलाना ने कहा याद रखो कि मैं इस वक्त गुलाम देश के अंदर हूँ, और मैं अगर आजाद देश में होता तो मैं यकीनन लेटर लिखता था, लेकिन अंग्रेजों के लिए मैं कोई माफीनामा नहीं लिखूंगा, कोई उनसे इल्तिजा तमाश नहीं करूंगा। बीवी अगर गुजरती है तो गुजर जाने दो। एक बात है कि उन्हें हुआ तो मेरे जेल के सामने से लेके जाओ। मौलाना जी जेल के सराखों में थे और सामने से बीवी का जनाजा जा रहा था, तो उस शख्स की ईमानदारी का, उसकी वफादारी का, उसकी हुक्मती का अंदाजा कीजिए कि वो क्या इस हिंदुस्तान की सरजमीन से मोहब्बत थी, प्यार था, उल्फत थी, चाहत थी, खुलूस था। ईमानदारी की दलील है। आज आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो शिवसेना हमसे वफादारी का सबूत पूछती है, वफादारी का सर्टिफिकेट पूछती है। अरे तुम तो भाग रहे थे, जलियांवाला बाग में कुर्बानी हमारी हुई, सीने हमारे छंदी हुए, हमने अपने सीनों में गोलियां खाई है। भाई भाई से जुदा हो गया, माँ बेटे से जुदा हो गई, बहन बहन से जुदा हो गई। अरे कुर्बानियों की तारीख तो हमारी है। जब जलियांवाला बाग के अंदर ये मंजर देखे तो अंग्रेजों ने कहा कि असलियत तो उनकी कुर्बानियों के ऊपर अंग्रेजों को नाज है। आप जानते हैं इतने फांसियां दिए गए, इतने मुसलमानों को फांसियों में लटकाया गया। अकाबरान मिल्लत को, उलमा को, मशाइखिन को, मुफक्किरान कौम को जगह नहीं मिली, तो
झाड़ों के डगालियों पे उनको लटका दिए और उनको सजाए मौत दे दी गई। लेकिन आप जानते हैं कि मैयत अगर 2 दिन भी रह जाए तो अल्लाह रहम अता फरमाए, अल्लाह ताला अपनी पनाह की चादर के साए में रखे बदबू शुरू हो जाती है। एक हफ्ता हो गया उनकी लाशों से खुशबू आने लगी। अंग्रेज परेशान हो गए, ये क्या बात है साहब, ये तो स्मेल आने का, यहाँ से ब्यूटीफुल की स्मेल आ रही है। तो लोगों ने कहा कह रहे नादानो, ये मुजाहिदीन है, ये अल्लाह की राह में शहीद हुए और शहीद मरते नहीं, इनको शहादत का मर्तबा है, क़यामत तक भी ये लोग लटकते रहेंगे तो इनकी जनाब मैयतों से खुशबू आती रहेंगी। तो अंग्रेज सदक तस्लीम बोलिए। मौलाना आजाद का किरदार, आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी, आपकी खुददारी, आपकी शुजाअत, आपकी बहादुरी, आपकी फरादिली, आपकी दरियादिली, आपकी इंसानियत, आपकी तदब्बुर इल्मी का कोई जवाब नहीं था। आखिरी में इतने ही कहूँगा कि उस शख्स की ईमानदारी का आलम देखिए कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे रविंद्र नायक जी। आप पॉलिटिक्स में है, बहुत ही डीप पॉलिटिक्स में है, आप हर पार्टी के लीडरों के मेयर को जानते हैं, स्पेशली मैंडिस को भी जानते हैं। मैं उन मुस्लिम लीडरों के बारे में बात करना चाहता हूँ। थोड़ी सी लालच मिल जाए, थोड़ा सा अगर जनाब चांस मिल जाए तो खत्मरेज हो जाते हैं, घूंटे पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। इख्तियार होना, झंडी होना, गाड़ी होना, इख्तियार की कुर्सी होना, हलाल हो या हराम हो, पैसा होना, बस हमको गद्दी होना। लेकिन उनके वफादारी का मौलाना आजाद की यारम था। जब बीमार थे तो इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो लोगों से कर्जा लेकर मौलाना का इलाज किया गया। और जब आपकी वफात हो गई, इंतकाल हुआ, तकफीन मन में आ गई तो सवाल ये पैदा हुआ कि उस दौर में 4000 रुपए का बिल था, आखिर कौन अदा करेगा। तो मौलाना के रिश्तेदारों ने आपकी पुरानी गाड़ी थी उसको बेचा और 4000 रुपए आए तो उससे आपका जनाब बिल अदा किया गया। और क्या वफादारी चाहिए, और क्या ईमानदारी चाहिए, और क्या हक़ुल वतन चाहिए, और क्या सदाकत चाहिए, और क्या इंसानियत का पैमाना हम आपको देंगे। शर्म की बात है कि वो लोग जो आज अक़लियतों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। मैं अभी मोहतरमा खैजरा अजहर अंसारी साहबा ने जो कहा कि आजकल अक़लियतों में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में ये हो गया है कि एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचना, बिला ये दुश्मनी करना, बुग़्ज़-ए-लिल्लाही करना और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें करना। लेकिन याद रखो, अल्लाह पाक का इरशाद मुबारक है कि एक मकर तुमने चला और एक मकर हमने चला, एक मकर तुमने चला, एक मकर हमने चला। लेकिन याद रखो, हमारा मकर कामयाब है, हमारे मकर में सलामती है, कामयाबी है, बेहतरी है, इंसानियत है। लेकिन ऐसा अगर इंसानों को नुकसान पहुंचाने का इरादा भी करेंगे तो अल्लाह ने कहा कि मैं वो अल्लाह हूँ, रात की तारीकी में काले पहाड़ पे काली चलने वाली चिमटी के रेंगने को सुनता हूँ और उसको देखता हूँ। और मैं वो अल्लाह हूँ जो दिल में तुम्हारे ख्याल गुजरता है उससे मैं वाकिफ हूँ। तो मैडम, आपको घबराने की या फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग और सीसी रोड की मजबूती जितनी ज़रूरी है जितनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी। हैदराबाद शहर में जाना माना नाम और भरोसेमंद की पहचान कंक्रीट रेडीमिक्स अब सिर्फ आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट पर, जहां नंबर 1 क्वालिटी सीमेंट व दीगर मटेरियल से रेडी किया जाता है। सालों साल की गारंटी आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट की। पंपिंग डंपिंग 24/7 सर्विस के साथ हैदराबाद शहर में इंतहाई कम कीमत पर रेडीमिक्स कंक्रीट का नंबर 1 मियार फराहम करते हैं। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट के साथ अस्लम चेक, गारंटी स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस स्टाफ, मिक्स कंक्रीट की बरवक्त फराहमी। तो अपने सपनों और मेहनत से बनाए जाने वाले मकान को मजबूती से बनाएं आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट के साथ, जो वाक़ई है बालापुर, मल्लापुर, रंगारेड्डी पर और ऑफिस नलगुंडा एक्स रोड, मलकपेट पर। किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 701-3690-671 या फिर 9951971845 पर।